लगभग सारे का सारा गांव उस पुलिया के नीचे खोजबीन कर रहा था, लेकिन राघव का कोई नामो निशान मिल ही नहीं रहा था। आखिर एक लड़का देखते ही देखते कहाँ गायब हो गया। ये सब हैरान थे। जितना लोग उस गांव के हैरान थे, उतना ही वो गुस्से में भी थे कि आखिर क्या पड़ी थी शोभित और सक्षम को वहां आने की, साथ में राघव को भी। जब उन्हें बता दिया गया था कि ये जो पुलिया है, अब ये भूतिया हो चुकी है, ये खूनी पुलिया है, उसके बावजूद ये तीनों जाने वहां पर गए। और उसका परिणाम ये था कि एक लड़का यानी कि राघव गायब हो चुका था। लेकिन किस पुलिया की बात हो रही है और कौन है शोभित, सक्षम और राघव? क्या हुआ राघव के साथ? इससे पहले कि हम आज का किस्सा शुरू करें, आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ के साथ ही रेगुलर व्यूअर्स हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। कमेंट में जरूर आप फीडबैक दीजिए कैसा लगा आपको ये किस्सा। अब हम बढ़ते हैं किस्से की ओर। शोभित, जो कि रहता तो इस मध्य प्रदेश के गांव में है, जो कि काफ़ी हद तक पिछड़ा हुआ गांव है। अब उसके पिताजी का ख्वाब है कि भाई वो हायर एजुकेशन प्राप्त करे, तो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, तो पहले जो उसके स्कूल की शिक्षा है वो भी शहर में हुई, और शहर में वो अपनी बुआ के साथ रहता था। शहर नहीं था, वो भी एक कस्बा था, लेकिन अब वो हायर एजुकेशन प्राप्त कर रहा था और उसके लिए वो बड़े शहर में गया था। अब क्या होता था कि भाई जब कभी कभार इनका गांव में शोभित का आना होता था, ये जैसा कि आप जानती हैं कि भाई अटेंडेंस का मैटर होता है, तो ऐसे नहीं है कि भाई जब दिल किया उठ के कॉलेज से आ गए। वहाँ पर ये हॉस्टल में रहता था और सच में पढ़ाकू लड़का था, तो उसका ऐसा कोई होता भी नहीं था कि घर पे आना। लेकिन जब भी घर पे आना होता था तो उस तरीके से छुट्टियों के हिसाब से आता था कि भैया इतनी छुट्टियां हैं तो हम जाएंगे। लेकिन इस बार शोभित जब आया गांव में, तो वो अपने साथ लेकर आया मनहूसियत को, अपने साथ लेकर आया मौत को। शोभित इस बार गांव में आता है, और गांव काफ़ी अंदर जाके था, काफ़ी जो मेन हाईवे होता है उससे काफ़ी अंदर जाके था। और आमतौर पे क्या होता था कि शोभित क्या करता था कि जब वो बस से उतरता था तो उससे पहले ही वो कॉल कर देता था घर वालों को कि मैं बस इतने इतना रह गया तो आप मुझे आके ले जाइए। लेकिन इस बार जैसे मैंने कहा कि वो अपने साथ मनहूसियत, मौत तो लेकर आया, कुछ हालात भी ऐसे बन चुके थे जिसकी वजह से शायद शोभित भी खुद ब खुद खिंचा चला गया इस मनहूसियत में, इस माया जाल में। शोभित की बस रास्ते में खराब हो जाती है। आमतौर पर शोभित 5 बजे के आसपास पहुंच जाता है उस हाईवे पर, और तब तक उसके पिताजी या उसके चाचा जी वेट कर रहे होते हैं। लेकिन इस बार जब वो फ़ोन करता है तो वो कहता है कि पापा बस हो चुकी है ख़राब, और मुझे नहीं लगता कि ये हम 5 बजे तक पहुंच पाएंगे, मुझे लगता है कि 7 कम से कम तो बजेंगे, 2 घंटे लेट होंगे। उसके पिताजी कहते हैं चलो ठीक है कोई बात नहीं, तुम ऐसा करना, तुम जो भी होगा मुझे फ़ोन पर बता देना, तुम्हारे फ़ोन आने पर ही हम चलेंगे, जब थोड़ा सा रास्ता रह जाएगा तो तुम फ़ोन कर देना हमें। शोभित कहता है ठीक है जी, चलो जब आएगा रास्ता पास में तो फ़ोन कर दूंगा। कुछ समय लगा के बस ठीक होती है और ये चल पड़ते हैं दोबारा से। अब बस जल्दी ठीक हो जाती है, फिर दोबारा बस एक बार रास्ते में ख़राब होती है, तो शोभित सोचता है कि भाई मैं इतना नहीं कर सकता, मैं ऐसा करता हूँ, कोई दूसरी बस आती है उस पर चढ़ के मैं आराम से आ जाता हूँ। अब पहले जो हाईवे पे बसेस होती हैं एक तो रुकती कम है, फिर वो भरी होती हैं। बड़ी मुश्किल से कुछ समय बाद शोभित को बस मिलती है और शोभित वहाँ पर चढ़कर आने लग पड़ता है। अब जब कुछ उस पॉइंट पर जहाँ पर उसने उतरना होता है वहाँ पर रास्ता कुछ रह गया होता है, कोई 2-3 किलोमीटर का, तो शोभित जल्दी से फ़ोन अपना निकालता है, और फ़ोन का जो नेटवर्क था वो बिल्कुल डाउन था। 2-3 बार फ़ोन करने की कोशिश करता है शोभित, लेकिन नेटवर्क लग नहीं रहा था। तो शोभित सोच रहा है चलो ऐसा करता हूँ, मुझे लगता है हो सकता है कि मेरे आते तक चाचा या पिताजी आगे होंगे, नहीं तो वहाँ पर रुक के उनको फ़ोन कर दूंगा, थोड़ी देर में आ ही जाएंगे। जो वो रास्ता था कुछ 10-10 किलोमीटर के आसपास का रास्ता था। अब शोभित जब वहाँ पे उतरता है तो फिर जब देखता है उसके पिताजी भी नहीं आते, चाचा भी नहीं आते, और जो नेटवर्क है फ़ोन का अभी भी डाउन है। शोभित अब परेशान हो जाता है। उसके दिमाग में आता है कि उसके पिताजी ने कहा था कि जब 2-3 किलोमीटर रह जाएगा तब फ़ोन कर देना, तो उनके हिसाब से तो मैं अभी पहुंचा ही नहीं हूँ। अब शोभित सोचता है कि अंधेरा भी होने को है, क्योंकि दिन जो है वो गर्मियों के नहीं थे, सर्दियों के थे, वो जल्दी अंधेरा पड़ जाता है। वो सोचता है कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं चलना शुरू कर देता हूँ, और
नेटवर्क फ़ोन का देखता रहता हूँ, जैसे ही फ़ोन का नेटवर्क आएगा तो मैं फ़ोन कर दूंगा और कुछ ही समय बाद पिताजी आ जाएंगे। अब शोभित उस गांव के रास्ते में चलना शुरू कर देता है। जैसे जैसे वो रास्ते पर चलता जा रहा था, वैसे वैसे जो मेन हाईवे है वो दूर जाता जा रहा था और वो गांव के उस सुनसान रास्तों पर आता जा रहा था, जिसमें खास तौर पर रात के समय में कोई भी विचरना पसंद नहीं करता, क्योंकि आसपास का जो इलाका था वो कुछ जंगल का इलाका था। कोई खूंखार जानवर या फिर कुछ चोर डकैत होने का खतरा तो रहता था, लेकिन शोभित इस बात से अनजान था। जैसा मैंने कहा कि वो गांव का जरूर था, लेकिन वो बहुत अपना समय गांव में कभी रहा नहीं, और कभी उसको इस तरीके की वार्निंग मिली भी नहीं कि खुद ब खुद नहीं आना, क्योंकि हमेशा ऐसा ही होता था कि उससे उसके पहुंचने से पहले तक उसके पिताजी या उसके चाचा जी या तो गाड़ी पर या तो बाइक पर उसका इंतजार कर रहे होते थे। ये पहली बार था कि जब ऐसा हुआ था। अब शोभित धीरे धीरे उस जंगल के रास्ते में बढ़ता जा रहा था और बस यही इंतजार करता जा रहा था कि जल्दी से नेटवर्क मिले या फिर मुझे पिताजी या चाचा जी आते हुए नजर आ जाए। लेकिन रात के समय में उसको एक हलचल सुनाई देती है। उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई शायद बैलगाड़ी कुछ कर, जैसे होता है ना वो टल्ली होती है बैल के गले में, तो उसकी आवाज़ आती है। तो थोड़ा सा उस चीज़ से वाकिफ था। उसको आवाज़ आती है और वो क्या पाता है कि कुछ ही दूरी पर आगे पुलिया है और एक बैलगाड़ी है जो इनके गांव की तरफ ही जा रही है। अब ये सोचता है कि भाई ये तो गांव की तरफ जा रही है, क्यों ना मैं इस पर बैठ जाऊं, जल्दी पहुंच जाऊंगा। अब जो भी शख्स उस वहां पर उस बैलगाड़ी में पड़ा रहा होगा, अब जो भी शख्स उस बैलगाड़ी पर होगा उसको उसके बारे में तो ये जानता नहीं होगा। तो अब नॉर्मल एक आवाज़ ऊंची से लगाता है, बाबा। ऊंची से दोबारा एक आवाज़ लगाता है कि ताकि उसकी आवाज़ सुन ली जाए। लेकिन जब वो इंसान इसकी तरफ रुख करता है तो अब जो होता है उसको लेकर शोभित को आंखों पर यकीन नहीं होता। वो सोचता है कि ये उसका वहम हो गया, क्योंकि इंसान मुड़ता तो है लेकिन वो पीछे इस तरीके से नहीं होता, बल्कि उसका सर मुड़ता है। अंधेरा होने की वजह से सिर्फ उसको सर थोड़ा सा मुड़ता हुआ नजर आ रहा था। ये अच्छे तरीके से वो नहीं देख पाया कि जो उसका बाकी धड़ है वो भी साथ में पीछे मुड़ा कि नहीं मुड़ा। थोड़ा सा तो शोभित डर जाता है, लेकिन आवाज़ लगाता है, गांव का नाम लेता है कि वहां तक ले चलोगे। लेकिन ना जाने क्या होता है कि गांव का नाम लेते ही जो भी वो था वो स्पीड बढ़ा लेता है और देखते ही देखते अंधेरे में गायब हो जाता है। अब शोभित को बड़ी हैरानी होती है कि भाई मैंने कुछ गलत कह दिया क्या, और जो उसने देखा वो शायद सच था वहम था, इसके बारे में शोभित श्योर नहीं था। अब शोभित को थोड़ा सा वातावरण जो था वो अजीब सा तो लगने लगा था, क्योंकि जो उसने देखा चाहे वो सच था या झूठ था, उसका वहम था, लेकिन कुछ अजीब तो था। और आसपास का सन्नाटा उसको अब डराया जा रहा था। लेकिन उसकी शायद किस्मत अच्छी थी, जो पुलिया है उसके बिल्कुल थोड़ा सा आगे तिरछा मोड़ था। तिरछे मोड़ से उसको एक रोशनी दिखाई देती है और धीरे धीरे जब वो रोशनी की तरफ देखता है, बाइक की रोशनी थी और बड़े ध्यान से देखता है तो उसके पिताजी थे। अब जैसे ही वो पिताजी को देखता है वो देख के खुश हो जाता है और जल्दी से पाँव पकड़ता है, जैसे पैरी पहना करते हैं। और उसके पिताजी कहते हैं तूने फ़ोन क्यों नहीं किया। वो कहता है नेटवर्क नहीं मिल रहा था, एक तो बस ने काफ़ी लेट कर दिया। खैर वो कहते हैं यहाँ पर ये बात जो है सही समय नहीं है यहाँ पे बात करने का, घर जाके करते हैं, जल्दी से बैठते हैं और चल पड़ते हैं। अब सारे रास्ते में जितना थोड़ा बहुत रास्ता बचा था, कुछ 6 किलोमीटर के आसपास का, 3-4 किलोमीटर के आसपास का रास्ता है कवर कर चुका था। 6 किलोमीटर के रास्ते में कुछ ज़्यादा बात नहीं हुई और जब ये घर पहुंचते हैं शोभित भी थक चुका था और खाना वगैरह खाया। अब शोभित कहता है कि चलो ये अच्छा हो गया पिताजी आप आ गए, नहीं तो सिर्फ कुछ ही मिनट की दूरी थी। कहते किस बात से कुछ मिनट की दूरी थी। तो शोभित कहता है कि एक ना बैलगाड़ी थी और मैंने उसको आवाज़ लगाई और जैसे ही मैंने उसको आवाज़ लगा कहा कि यार ये गांव में ले चलोगे, तो उसने गांव का नाम लिया तो वो जल्दी से स्पीड बढ़ा लेता है, पता नहीं धीरे में कहाँ गायब हो जाता है। अब उसके पिताजी कहते हैं सच में तू बैलगाड़ी की बात कर रहा है। तो शोभित कहता है हाँ पिताजी बैलगाड़ी की बात कर रहा हूँ। तो पिताजी कहते हैं कि वो जो इंसान था वो दिखने में कैसा था।
तो शोभित कहता है कि नहीं, वो दरअसल आपको पता है कि बैलगाड़ी वो मेरे ऑपोजिट जा रही थी, यानी आगे की तरफ जा रही थी, मैंने उसको देखा नहीं। हाँ, जब मैंने उसको पुकारा, बाबा कह के पुकारा, तो घूमा, मुझे मुझे तो पापा पिताजी ऐसा लगा, मुझे तो पिताजी ऐसा लगा कि जैसे उसने अपना सर घुमाया है, लेकिन ऐसा थोड़ी होता, कोई इंसान अपना सर थोड़ा घुमा सकता है अकेला। सिर्फ उसके बाद जब मैंने गाँव का नाम लिया तो जल्दी से उसने स्पीड बढ़ा दी। अब जब ये सब कुछ हुआ तो ये बड़े हैरान हो गए कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। बड़ी हैरानी से ये शोभित की तरफ देख रहे थे, कहते आगे से ध्यान रखना है, जब भी तू कभी लेट हो जाए, चाहे तुझे सारी रात वहां पर क्यों ना बितानी पड़े, तू वहीं पर हाईवे पर रुकेगा, हम आएंगे तभी तू जाएगा। अब शोभित काफी हैरान होता है कि मैं समझा नहीं पिताजी, क्यों, ये ऐसा क्या हुआ है। तो उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा, जो जो ये तुझे नजर आया ना, जो बैलगाड़ी वाला, ये इंसान नहीं था, ये प्रेत था। जब शोभित ये बात सुनता है हंसता है, पता क्या बात कर रहे हो, साक्षात मेरे सामने इंसान था, वो तो मैंने आपको कहा है कि हाँ ऐसे मुझे लगा सर घुमा, नहीं तो आप भी कहते नहीं, मैं कह रहा हूँ ना कि वो प्रेत था। अब जब ये बात सुनते हैं तो शोभित थोड़ा सा अजीब लगता है कि भाई मैं पिताजी से बहस करूं, हालांकि कुछ अजीब तो मुझे लगा है, लेकिन फिर भी मैं तो पूछता है शोभित कि फिर पिताजी क्या है, मुझे समझा नहीं, क्या ये क्या चीज़ क्या है। तो उसके पिताजी कहते हैं कि जो ये बैलगाड़ी वाला था ना, ये हमारे गांव का आदमी था, और बेचारा ठीक था, घर से इतना अच्छा नहीं था, और दूसरे गांव के जो लोग हैं उन्होंने इसे मार दिया। अब ये सोचता है कि दूसरे के गांव के लोगों ने क्यों इसे मारा। फिर वो पिताजी कहते हैं कि ये बेचारा लकड़ी वगैरह इकट्ठी करता था, तो ये पुली के पास ना जो जितना भी थोड़ा वो जंगलात है, उसके जो पेड़ पूड़ हैं, जो उसके जो सरपंच है दूसरे गांव का, उसके हैं। तो ये क्या कर रहा था कि ये कभी कभी बेचारा लकड़ी ले जाता था, किसी ने शिकायत कर दी। एक बार क्या हुआ कि सरपंच के आदमी ने उसे पकड़ लिया, और उसने कहा कि भाई लकड़ी छोड़ के भाग जा। वो कहता जी वैसे ही लकड़ियाँ पड़ी हैं, ये मैंने ये कौन सा काटनी है, जो नीचे गिरी पड़ी है मैं उसको लेके जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें तो पता है कि बस झूठी शान शौकत। तो उनमें से एक आदमी सरपंच को भी फ़ोन कर देता है, इनको यही होता है किसी गरीब को तंग करना ऐसे वैसे। तो वो सरपंच आ जाता है और इसको धमकाने लगता है, तो ये बेचारा कहता चलो ठीक है छोड़ देता हूँ, लेकिन शायद वो इस मूड में थे नहीं, वो तो इसको मारने पीटने के मूड में थे। अब क्या होता है कि इसकी जो बैलगाड़ी होती है वो आगे मतलब खड़ी होती है, और इसको ये पीटना शुरू करते हैं। ये बेचारा कहता रहता है, ये एक उनमें से उन आदमी ने बताया कि जो इन्होंने उसके साथ किया था। और अचानक से बेचारे को मौका लगता है, तो ये क्या करता है कि ये जल्दी से बैलगाड़ी पर चढ़ता है और भाग जाता है। अब जब ये पुलिया के पास आता है तो तुझे पता है तिरछा मोड़ है, वो बैलगाड़ी से संभल नहीं जाता, सीधा पुलिया के नीचे गिरती है, और जो बैलगाड़ी थी इसके ऊपर गिरती है, और इसके शरीर के टुकड़े हो जाते हैं। इतना बुरा हुआ था। लेकिन उसके बाद बहुत बुरा होता है, और बुरा होता है। अब ये था हमारे गांव का, जब हमें पता लगा, बीच में से किसी ने खबर दी, उन आदमी में से किसी ने चोट में बता दिया कि हमने ऐसा किया है, तो फिर हमारे गांव के लोग इकट्ठे हुए, दूसरे गांव में सरपंच को जाके हमने मतलब पुलिस की कंप्लेन लिखाई कि हमारे गांव का आदमी मार दिया। काफ़ी हमने परिवार की भी सपोर्ट की, पैसों से भी सपोर्ट की, और उसके बाद फिर शुरू हुआ मौत का खेल। उस पुलिस से उसके बाद जो भी गुजरा रात के समय में, उस गांव का आदमी, खास तौर पे उसके गुंडे, पहले उन गुंडों में से तकरीबन सबकी मौत हुई। सबका एक्सीडेंट उसी पुली के पास हुआ। और सबसे आखिर में जब सरपंच की बेल हुई और उसको बड़े गाजे बाजे के साथ लेकर आ रहे थे रात के समय में, इसी पुली के पास उसकी गाड़ी पलटती है और वो भी मर जाता है। फिर ये जो पुली है अब उस गांव के लिए श्रापित हो चुकी है, उस गांव के लिए तो खूनी हो चुकी है। रात के समय में जो मर्जी हो, उस गांव का बंदा तो इस पुली से नहीं गुजरता। हालांकि दूसरा रास्ता है वो इख्तियार कर लेते हैं, लेकिन इस पुली से तो उस गांव का बंदा कोई नहीं गुजरता। अब जैसे तूने इस गांव का नाम लिया होगा, हमारे गांव का नाम लिया, तो शायद वो जिसे कहते हैं कि हमारे गांव का बंदा, तो हमारे गांव ने बड़ी सहायता की, वो प्रेत ने तुझे कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी एहतियातन तौर पे तूने ध्यान रखना है। अब जब ये सब कुछ बात सुनता है शोभित, उसको अटपटा भी लगता है, अजीब भी लगता है कि पिताजी क्या बातें कर रहे हैं, पता नहीं सच्चाई है भी है कि नहीं। हाँ सच, मेरा दोस्त भी तो है राघव, उससे कल पूछूंगा, ये मन ही मन में सोचता है, जो उसी गांव का था। अब अगले दिन ये इनका जो एक और दोस्त था सक्षम,
वो उसके साथ ये सारी बात करते हैं। सक्षम कहता है कि यार है तो सही, ये ऐसे आज से कुछ 8-10 वर्ष पहले ये बात हुई तो थी वैसे। और उसके बाद ना इस पुलिया पर बड़े एक्सीडेंट हुए। और एक बड़ी हैरानी की बात है कि हमारे गाँव में से कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, दूसरे गाँव से तो एक्सीडेंट होते रहते हैं और रात के समय में भी होते हैं। और पता नहीं, मुझे नहीं पता कि कौन कौन से लोग इन्वॉल्व थे। हाँ, इतना पता था कि सरपंच की मौत भी यहाँ पे हुई थी किसी कत्ल केस में, शायद वही कत्ल केस होगा, उसमें बेल लेकर आ रहा था और यहाँ पर आकर उसकी मौत हो गई। उससे पहले उसके कुछ आदमी थे, उनकी मौत भी यहाँ पर ही हुई है और बड़ी भयानक मौत हुई है, भाई टुकड़े टुकड़े कटे मिले हैं। अब जब ये बात सुनते हैं शोभित तो उनको ये होता है, कहते हैं चल ऐसा करते हैं राघव से पूछते हैं, वो तो उसी गाँव का है। अब दिन में राघव को फ़ोन करते हैं कि भाई मैं आया हूँ, आप मुझसे मिल जा। जो ये तीनों मिलते हैं तो फिर ये दोनों सक्षम और शोभित उनसे बात करते हैं कि ये बात हुई है, तो क्या कुछ ऐसा है इसमें। अब राघव कहता है कि देख भाई ऐसा तो है, लेकिन मैं विश्वास नहीं करता। वैसे ही मेरे गांव वालों को ना बदनाम करने की कोशिश है, वो वैसे ही मर गया होगा और बाद में अगर कुछ एक्सीडेंटल मौतें हुई भी हैं तो वो हमारा नाम लगा दिया, हमारे मतलब गांव का नाम लगा दिया। और जो सरपंच साहब थे एक्सीडेंट में मरे थे और बेल हो सकता किसी और केस में हो। अभी 8-10 साल पुरानी बात है, तब भी इतने बड़े नहीं थे, तो इतना राघव को पता नहीं था, लेकिन उसने डिनाई कर दिया कि ये बात नहीं हुई होगी। अब सक्षम है जो थोड़ा इस चीज़ में थोड़ा सा इमोशनल था, वो राघव से बहसने लग पड़ता है कि भाई ऐसा नहीं है, जो हम कह रहे हैं वही है, हमारे गांव का बंदा हमारा था, तुम्हारे गांव के बंदे ने। अब ये इस चीज़ में बहसने लग पड़ते हैं और शोभित कहते हैं भाई मैं तुमसे मिलने आया और तुम ही लड़ने लग पड़े गाँव गाँव में। चलो ठीक है, होगा नहीं होगा हमें क्या लेने देना, बस ये छोटी सी बात थी, मैंने तुमसे करनी थी और ये होगी। लेकिन ये दोनों थे कि ये बस अपनी जिद पर अड़े थे। राघव कह रहा था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमारे गांव का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और सक्षम कह रहा था कि भाई तुम्हारे गांव के लोगों ने मारा है। अब जब यहाँ तक बात हो जाती है तो फिर शोभित कहता है भाई रुको मेरे पास, रात को क्या कर रहे हो। तो कहते हैं रात को भाई घर में जाके सो जाना, और क्या करना है। कहता नहीं, ऐसा करते हैं रात को है ना उस पुली के पास जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर कोई ऐसा प्रेत है, ऐसा भूत है जो नजर आता है, बोलो चलोगे क्या। तो ये दोनों भी खुश हो जाते हैं कि हाँ एडवेंचर होगा भाई, ठीक है हम तेरे साथ होंगे, हमारे घर वाले भी कुछ नहीं कहेंगे। ऐसे ही शोभित भी कहता है कि मैं कह दूंगा मैं तुम्हारे घर में हूँ। अब ये तीनों जाने प्लान बनाते हैं। प्लान बना के रात के समय में तकरीबन कुछ 10 बजे के आसपास ही उस पुली के पास पहुंचते हैं। अब पुली से कुछ दूरी पर होते हैं, जहाँ पर इसको शोभित को नजर आया था ना, वो वहाँ पर ये खड़े हो जाते हैं और इंतज़ार कर रहे होते हैं कि भाई कोई बैलगाड़ी वाला इनको नजर आए नजर आए। अभी हंसी मजाक भी कर रहे हैं, राघव कह रहा है मैं तो पहले ही कह रहा था कि कुछ नहीं है। लेकिन कुछ समय बाद फिर से इनको वही आवाज़ सुनाई देती है शोभित को, जैसे उसको पहले कल सुनाई दी थी, और इन दोनों को भी, कि जैसे कोई टल्ली खड़कने की आवाज़ आ रही है बैल के गर्दन से और धीरे धीरे कोई बैलगाड़ी आगे की तरफ जा रही है। अचानक से देखते हैं कि ये तो हमारे पास से गुजरे नहीं थे, ये कहाँ से आ गई। तो राघव कहता है भाई पास में जंगल के पास भी है ना छोटा सा कच्चा रास्ता, वहां से आ रहा होगा। अब जब ये कहते हैं तो फिर सक्षम कहता है कि अच्छा फिर अगर तुझे इतना है ना कि तुम्हारे गांव के बंदे नहीं थे, तू जा उसके पीछे और पुली पार करने के बाद हमें फ़ोन कर कि भाई मैं पुली पार कर चुका हूँ और देख ले कुछ नहीं होगा। अब राघव कहता है कि ठीक है भाई कोई बात नहीं। अब ये राघव धीरे धीरे पैदल पैदल उसके पीछे चलना पड़ता है। थोड़ी थोड़ी धुंध थी। कुछ ही समय बाद जैसे मैंने कहा कि आगे एक तिरछा मोड़ था पुली के साथ, ये दोनों गायब हो जाते हैं, मतलब कि अंधेरे अंधेरे में गायब हो जाते हैं। अब सक्षम और शोभित बात कर रहे थे कि पता नहीं यार बड़ा जिद्दी है, मान लेता हम कौन से कह रहे हैं इसने कत्ल किया, इसके गाँव के लोगों ने किया, उनको सजा भी मिल गई होगी। लेकिन अभी ये बात कर ही रहे थे, फिर सोचते हैं कि भाई थोड़ा टाइम हो गया अभी तक फ़ोन क्यों नहीं आया। तो कहते हैं चल कर लेगा कोई बात नहीं। फिर ये बात करते हैं, फिर बात करते करते इनको आता है यार अब तो टाइम हो गया, फ़ोन क्यों नहीं आया। कुछ देर तक वेट करते हैं, फिर शोभित कहता है सक्षम को यार नहीं फ़ोन कर यार, राघव को फ़ोन कर। अब जब उसको फ़ोन करते हैं उसका फ़ोन नहीं मिल रहा होता। इन दोनों के नेटवर्क ठीक थे, उसका फ़ोन नहीं लग रहा होता। अब इनको थोड़ी सी चिंता होने लग पड़ती है, साथ के साथ डर भी कि एक बंदा अभी कुछ समय पहले हमारे यहाँ से गया और गायब हो गया। अब ये जाने से भी डर रहे थे और तरह तरह की बातें इनके मन में आ रही थी कि भाई घर वाले क्या कहेंगे, कहाँ पे गया। तो ये सोचते हैं कहीं हमारा खींच तो नहीं रहा, चल चलते हैं। अब दोनों हिम्मत करके अपनी बाइक को वहीं खड़ी करके धीरे धीरे चलना शुरू कर देते हैं आगे। लेकिन जब ये पुली के पास आते हैं वहाँ पर कोई भी नहीं था, ना कोई वहाँ पर बैलगाड़ी थी और ना ही राघव का कोई नामो निशान था। अब ये पुली पर खड़े होकर राघव को आवाज़ लगा रहे हैं, राघव अरे कहाँ है तू, जल्दी से आ जा, मान लिया भाई यहाँ पर कोई भूत नहीं है, चल चलते हैं। लेकिन राघव की कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। फिर ये
सोचते हैं कि ऐसा करते हैं, बाइक लेने जाते हैं, हम यहाँ पर आकर बाइक को थोड़ा सा एक्सेलेरेट करते हैं कि भाई हम जा रहे हैं, अगर तू नहीं आया तो फिर हम चले जाएंगे, रात को यहीं पड़े रहना। इसी डर के बहाने तो वो आ जाएगा। ये जल्दी से बाइक की तरफ जाते हैं, बाइक स्टार्ट करते हैं, पुलिस के पास बाइक को फिर ले आते हैं और फिर से राघव को आवाज़ लगाना शुरू करते हैं और साथ में बाइक की आवाज़ भी करते हैं कि भाई हम जा रहे हैं, अगर तू 5 गिनने तक या 10 गिनने तक जो भी इन्होंने बोला नहीं आया तो फिर हम तुझे बिना यहाँ पर लिए छोड़े यहाँ पे चले जाएंगे। अब ये 10 तक भी गिन देते हैं लेकिन राघव की कोई आवाज़ नहीं आती। अब ये सच में डर रहे थे कि कहीं भाई ये पुलिस से गिर गुर तो नहीं गया गलती से, तो अब करें भी क्या। अब ये इतना डर चुके थे कि बस इनके दिमाग में एक ही ख्याल आता है कि घर जाके बता दें, भाई कम से कम बचाव तो हो जाएगा। अब ये है कि ये सोचते हैं कि भाई यहाँ पर तो कोई रहना चाहिए। अब एक जना यहाँ पे रहेगा वो भी डरेगा, लेकिन सक्षम किसी तरीके से हिम्मत करके कहता है कि भाई मैं रुकता हूँ यहाँ पे, तू जा लेकर आ। अब शोभी जाके घर सारी बात बताता है, काफ़ी डांट पड़ती है, लेकिन अब ये डांट डपट का जो वक्त था नहीं। उसके पिताजी गांव के लोगों से बात करते हैं, गांव के लोगों को इकट्ठा करके पुलिस के पास आते हैं। कुछ 15-20 लोग होते हैं, आवाज़ लगाते हैं राघव को, लेकिन राघव की आवाज़ सुनाई नहीं देती। अब दूसरे गांव में भी, जहाँ जो राघव का गांव था, वहाँ पर फ़ोन कर दिया जाता है कि ये बात हुई है और आप आ जाइए। वहाँ से भी कुछ समय में लोग आ जाते हैं और रात के समय में सर्च अभियान शुरू होता है। पुलिस को भी फ़ोन कर दिया जाता है। उस पुली के आसपास, पुली के नीचे, सूखी पुली थी, पुली के नीचे सभी जगह पे ढूंढा जाता है, लेकिन राघव मिल नहीं रहा था। सबकी चिंता बढ़ती जा रही थी कि आखिर एक बच्चा इतने कम समय में कहाँ पे जा सकता है। कोई झाड़ियाँ आसपास सभी जगह पे ये देख रहे थे, लेकिन कहीं पर भी राघव नहीं मिल रहा था। धीरे धीरे सुबह होने लगती है, सूरज का उजाला सारे अंधकार को मिटा देता है। अब कुछ ढूंढने में आसानी हो सकती थी, यही सब सोच रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी राघव नहीं मिलता। अभी कुछ लोग ढूंढ रहे थे, एक जोरदार चीख की आवाज आती है। लोग देखते हैं, उसी तरफ एक आदमी है जो एक झाड़ियों के बिल्कुल पास खड़ा है और वहां पर वो चीख उसने मारी है और वो बिल्कुल बुत बन के खड़ा है। अब जब ये उसके पास भागे भागे जाते हैं तो जब वो उसके अपने सामने का नज़ारा देखते हैं तो वो भी सन के सन रह जाते हैं। झाड़ियों के बिल्कुल पास जमीन से बाहर एक हाथ निकला हुआ था सिर्फ ऐसे, और यहाँ तक वो नजर आ रहा था। ये हाथ राघव का ही था। शोभित और सक्षम उसको देख के पहचान जाते हैं। अब सबको बहुत बड़ी अनहोनी की एक डर सता रहा था कि इस जमीन के नीचे राघव है और इतनी देर से तो मर ही गया होगा। किसने किया ये सब कुछ? क्या उस प्रेत ने किया? निश्चित तौर पे। लेकिन ये तो तकरीबन सबको समझ आ चुका था कि बस राघव का खेल खत्म। जल्दी से भीड़ को पीछे करते पुलिस आती है। पुलिस देखती है और कहती है कि जमीन को खोदना शुरू करो जल्दी से, लाश यहीं होनी चाहिए। अब जमीन को खोदने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि एक ही टक मारते हैं कहीं का, वो हाथ ऐसे नीचे गिर जाता है। वहाँ पर सिर्फ यहाँ तक हाथ ही था और कुछ नहीं। राघव का नामो निशान तक नहीं था। अब जो कड़ी सुलझती नजर आ रही थी कि चलो पता लग गया कि राघव नहीं जिंदा है, उसकी लाश यहाँ पे दफन है, वहाँ पर उसका सिर्फ हाथ ही था। बाकी का शरीर कहाँ पे गया, किसी को कुछ पता नहीं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी पहेली बन चुकी थी और साथ के साथ ही 2 गांवों में झगड़े का कारण और पुलिस रिपोर्ट भी, क्योंकि राघव के माँ बाप ने सीधा सीधा इल्जाम लगाया सक्षम और शोभित पर कि इन्होंने इसे मारा है, इसके हाथ काट दिया, बाकी इसकी बॉडी का कहाँ दफना दी हमें नहीं पता, लेकिन इन्होंने किया। शायद इन्होंने इसी गांव का बदला लेने के लिए किया, कुछ भी किया, लेकिन बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो चुकी थी दोनों गांवों के सामने। लेकिन वो कहते हैं ना कि शायद अगर हमने कर्म अच्छे किए हों तो कई बार किस्मत पलटी खाई जाती है। कुछ हफ्तों बाद शोभित और सक्षम को जेल से बाहर निकाला जाता है। वो हैरान होते हैं कि भाई बेल होगी, क्या हो गया। उसके पिताजी कहते हैं राघव मिल गया। अब जब ये बात सुनते हैं तो ये खुश तो होते हैं कि शुक्र है राघव मिल गया, लेकिन हैरान भी कहाँ से। कहते हैं कि वो दूर जंगलों में कहीं भटका भटका घूम रहा था, पता नहीं इतने हफ्तों से कैसे जिंदा रहा हमें नहीं पता, हाथ उसका कटा ही है। और कोई आदमी था जो जंगल की तरफ गया था, उसने पहचान लिया और उसके बाद उसने इन्फॉर्म कर दिया। अब इसके लिए तसल्ली की इनकी बात थी कि भाई शुक्र है राघव मिल गया, जिंदा मिला। अगर मर गया, मतलब बॉडी मिलती, तो फिर तो ये तो गए थे। लेकिन राघव
कुछ बता नहीं पाया। उस दिन से राघव का हाथ तो गया ही गया, साथ के साथ उसकी जुबान भी चली गई। वो बस एक ही जगह टकटकी लगाए देखता रहता है। उसको कुछ याद ही नहीं उसके साथ उस रात क्या हुआ, किसने किया, क्यों किया, कब किया। बस एक जिंदा लाश बनकर रह गया। गांव में सुलह हो गई है, वो भी समझ रहे थे कि शायद कुछ और ही मामला, नहीं तो अगर कुछ हाथापाई या कुछ ऐसा होता फिर तो मार ही दिया होगा या कुछ होता, और इतनी देर बाद कैसे मिलता। लेकिन शोभित की पढ़ाई भी खराब हुई। बड़ी मुश्किल से उसकी कॉलेज में उसका बचाव हुआ, नहीं तो सस्पेंड हो रहा था जब पता लगता है कि ऐसे ऐसे जेल में हो। और सक्षम तो गांव का रहने वाला था, अपना काम करता था, उसका काम भी काफ़ी हैम्पर हुआ। इसलिए कभी भी जो ये बचकानी हरकतें नहीं करनी चाहिए। किसी चीज़ को ललकारना नहीं चाहिए, नहीं तो अंजाम काफ़ी बुरे भुगतने पड़ सकते हैं, जैसा कि शोभित, सक्षम और ख़ास तौर पर राघव ने भुगता, जिनका इस मामले से कोई लेना देना भी नहीं था। कौन था वो बेचारा बैलगाड़ी वाला, उसकी मौत हुई, उसके बाद सरपंचों की, वो गुंडों की, सबकी मौत हो गई, क्या उनके साथ इनको क्या लेना देना था। लेकिन खामोखा बीच में पड़ के इन्होंने अपनी ज़िंदगी भी बर्बाद कर ली। ये घटना एक सीख भी देती है, और साथ के साथ ही आपको अगर किस्सा पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ के साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। अब हम बढ़ते हैं अगले किस्से की ओर। ये जो दूसरा किस्सा है ये भी कुछ मिलता जुलता किस्सा है, लेकिन बेहद अजीब। जो मोहित आज काफी खुश था। बेसिकली वो अपनी भाभी जी को वापस लेने जा रहा था, भाभी जी के मायके से। अब खुश इसलिए नहीं था कि भाभी जी के साथ बहुत प्यार है, भाभी जी के बिना दिल नहीं लगता। ठीक शोभित की तरह मोहित भी एक स्टूडेंट है, कॉलेज में रहता है, हॉस्टल में रहता है, तो घर आना कभी कभी होता है। भाभी जो मोहित की हैं, बेहद उनसे प्यार तो है, लेकिन उससे भी ज़्यादा कहीं ना कहीं मोहित को भाभी के गांव से प्यार है। क्योंकि जब भी मोहित गांव जाता, वहाँ ना सिर्फ उसकी भाभी के घर वालों से बल्कि सारे गांव से बड़ा आदर सम्मान मिलता। राजस्थान के गांव की बात है, राजस्थान के बड़े सुदूर गांव की बात है, रेगिस्तान के गांव की बात। लोग मान सम्मान कितना देते हैं राजस्थान के, वो तो आप जानते ही होंगे। इसलिए आज मोहित इस चीज़ को लेकर बड़ा खुश था कि वो कम से कम एक दो दिन वहाँ पे रहेगा, और साथ के साथ ही बड़े समय बाद मिलेगा मोहित अपनी भाभी के माता पिता से, और जो गांव के लोग उसको जानते हैं, जो आदर सम्मान देते हैं। और एक खास शख्स रामू काका जो तकरीबन इस गांव के नाई कह सकते हैं, जो चलती फिरती दुकान होती है, और इनके घर में भी इनका जाना था, इनकी भाभी के घर में। और काफ़ी अच्छी संपन्न परिवार है, तो मर्द भी काफ़ी हैं, जैसे उनके भाई, 3 तो भाई हैं, पिताजी हैं, चाचा जी हैं, ताऊ जी हैं, सभी मिलाकर एक बड़ा घर है। उसकी वजह से ये इनके घर आते जाते थे, और इनको काका के बारे में पूरा याद था कि कैसे इनके साथ ये बातें करते थे, और साथ के साथ ही बीड़ी पीने का बड़ा शौक था उनको, जैसे चेन स्मोकर होता है ना, वो हिसाब था इनका। अब समय बीता, बहुत समय हो गया, यानी कि इनकी जो बड़े भाई हैं इनसे तकरीबन 13 वर्ष बड़े हैं। तो उसकी वजह से इनकी भाभी और इनमें काफ़ी गैप है, तो भाभी ने एक तरह से इन्हें माँ जैसे ही पाला था। इसलिए मैंने कहा ना कि भाभी के साथ तो प्यार था। अब उनके गांव में भी इनका बड़ा मान सम्मान, और इसी खुशी में ये जा रहे थे कि चलो भाभी को लेकर आऊँगा, साथ के साथ ही बाद में जो गांव वाले हैं उनसे भी मिलूँगा। लेकिन इनके भी जो बस है वो दगाबाज निकलती है। तकरीबन जो स्पेशल एक वैन होती है, बस भी नहीं कह सकते, क्योंकि जो इनके गांव का रास्ता था वहाँ पर कोई बस जाती नहीं थी। वैसे सीधा हाईवे पर जो मेन बस उतरती थी, उसके बाद एक टेम्पू वैन टाइप होता था, जैसे ट्रैवलर होता है ना, वैसे होता था। और वो गांव तक जाता था, गांव के एक दो आगे और गांव भी होते थे, वहां तक जाता था, और बीच में ये गांव में पड़ता था। और अब ये जा रहे थे, और जैसे जैसे ये गांव, मतलब उस इलाके के अंदर अंदर वाले हिस्से में जा रहे थे, तो नेटवर्क भी डाउन था। बस अब ये इनको घर का थोड़ा बहुत याद था, और इनको था कि चलो कोई ना कोई हो सकता है कि गांव के जो मुख्य द्वार है वहां पर मुझे लेने के लिए आए। अब होता इनके साथ भी वही है, अचानक से वो टेम्पू ट्रैवलर जो भी है ख़राब हो जाता है, और एक आदमी जो इनके साथ बड़े आराम से इनके कंधे पर सर रख के बैठा हुआ था, वो पूछता है, भाया टाइम क्या हुआ?
अब ये टाइम देखते हैं, 7 बजे है। अभी मैंने 1 घंटे पहले देखा था, तब भी तो 7 बजे थे। अरे घड़ी रुक गई है। मोबाइल देखते हैं, वही 8 बजे के आसपास का टाइम, तो ये कहता है 8 बजे है। और वो आदमी कहता है ये बस नहीं चलेगी, ख़राब हो जाएगी फिर से। तो ये उसको कहते हैं कि प्लीज़ आप थोड़ा सा सीधा होकर बैठेंगे। कहता कोई बात, मैं करता करता हूँ भाई, माफ़ कीजिए। और वो सीधा होके ऐसे लेट जाता है और अपने नींद में। अब उसके मुंह से भी काफ़ी बीड़ी वगैरह की स्मेल आ रही थी, और जैसे उसको रामू काका याद आ जाते हैं कि भाई मेरे रामू काका भी ऐसे ही बीड़ी बहुत पीते हैं। खैर 15-20 मिनट बाद बस ठीक होती है, बस चलना शुरू होती है, और एक पॉइंट पर आके बस फिर ख़राब हो जाती है। अब वो आदमी कहता है कहा था ना मैंने कि ख़राब हो जाएगी। अब ये उसके पास जाते हैं, ड्राइवर के पास जाते हैं, कहते हैं भाई क्या हो गया, दूसरी बार बस ख़राब हो गई है। तो मैंने पहुंचना था 8 बजे तक, पहुंच जाना था, 10 बजने को हो गए हैं, अभी तक गांव नहीं पहुंचे। तो वो ड्राइवर देखता है, वो कहता है भाई ये तो ख़त्म, इसका तो हो गया काम, अब ये नहीं चलेगी। तो अब ये पूछते हैं, गांव का नाम लेते हैं। आई थिंक शायद इनका जो गांव का नाम, मैं थोड़ा सा बदला हुआ नाम लूँगा क्योंकि ओरिजिनल नाम लेना सही नहीं है। तो रामदासपुर कह सकते हैं। रामदासपुर जो गांव है वो कितनी दूर है? तो आदमी कहता है कि वो तकरीबन तकरीबन यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है। अब ये सोचते हैं भाई 8 किलोमीटर सर्दी में चलूँगा, और वो भी रेगिस्तान की सर्दी, भाई कैसे चलूँगा? अभी ये सोच ही रहे होते हैं, पीछे से उनको कोई हाथ रखता है। ये देखते हैं वही आदमी होता है जो इनके साथ बस सीट में बैठा था। कहता है अच्छा कौन से गांव जाना है? तो ये कहते हैं कि रामदासपुर जाना है। कहते हैं मेरा गांव से ठीक पिछला गांव है, तकरीबन कुछ 3 किलोमीटर पीछे। अब ये बस तो चलने से रही, और इस रास्ते में भाई कोई तुझे मिलेगा नहीं, अगर मिलेगा तो वो देखें लोग सारे टूट पड़ेंगे। अभी ये भी लोग बस के अंदर ही बैठेंगे, टेम्पो के अंदर ही बैठेंगे, सुबह होने का इंतज़ार करेंगे। तुझे भी चाहिए तो देख ले, पर लग नहीं रहा तो इंतजार कर पाएगा। अब ये सोचते हैं कि ये बात ठीक है, नेटवर्क आ नहीं रहा, चल पड़ते हैं। अब ये चलते जा रहे हैं गांव की तरफ, और वो आदमी इनके साथ बड़ी आराम से बात कर रहा है, और अपना नाम बताता है कि मेरा नाम रघु है, मैं इस गांव के पीछे जो तेरा गांव है उससे पिछला गांव है, उस तरफ जाता हूँ। इनके बारे में पूछता हूँ कि कौन से घर जाना, ये घर के बारे में बताते, कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ उनको, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े नेक लोग हैं, ऐसा वैसा। अब जब ये उसी गांव की बिल्कुल चौखट के पास पहुंचते हैं, तो ये कहते हैं कि चल ठीक है भैया चलते हैं। और वो आदमी ना इनको माचिस और बीड़ी देता है। अब जब ये कहते हैं कि मैं नहीं पीता, वो कहते हैं ना ना ना, पिएगा, ठंड बहुत है, गर्मी लगने के लिए तुझे पीनी पड़ेगी। तो ये कहते हैं रघु जी मैं नहीं पीता। फिर भी वो आदमी कहता है कि ये माचिस रख ले काम आ जाएगी, बीड़ी रख ले काम आ जाएगी, क्योंकि जो ये रास्ता है ना ये कुछ ठीक नहीं है। यहाँ पे इंसान कम, और इस समय भूत प्रेत ज़्यादा नजर आते हैं, तो हो सकता है कि आग तेरी मदद कर दे। अब जब ये सोचते हैं इस बारे में, कहते हैं भूत प्रेत, अरे रघु जी क्या बात कर रहे हैं, इतने समय हम दोनों एक साथ चलते आ रहे हैं, तो क्या कोई भूत नजर आया? अब मैं अकेले जाऊंगा तो मुझे अकेले देख के क्या टूट पड़ेंगे? कुछ ही समय बाद गांव आ जाएगा 2-3 किलोमीटर आगे। तो वो हंसते हैं, वो कहते हैं कि भूत तो हो सकता है तेरे साथ ही हो, तुझे पता है कुछ? ये बात इनको काफ़ी अजीब लगती है। ये कह के वो उसकी ऊपर वाली जेब में बीड़ी का बंडल और माचिस डालते हैं, और गांव के रास्ते हो जाते हैं। ये इनको जाते देख रहे थे, देखते देखते अंधकार में वो गायब हो जाते हैं। अब ये चल पड़ते हैं आगे की ओर। उसके बाद अभी ये कुछ 1 किलोमीटर ही आगे जाते हैं, इनको एक बरगद का बहुत बड़ा पेड़ नजर आता है, और उस पर कोई इंसान बैठा था, जैसे देसी तरीके में बैठते हैं ना वैसे बैठा हुआ इंसान नजर आ रहा था। ये गौर से देखने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे जैसे पास आते जा रहे थे, अरे रामू काका आप! रामू काका उसकी तरफ देख के, अरे आ गया, अरे इतनी देर से तेरा इंतजार कर रहा था, कहाँ रह गया था? तो ये सब बताते हैं, कह रहे आपके तो यहाँ पे आपको पता है कि क्या कुछ कोई सुविधा बनवाइए ना, बात कीजिए ना भाभी साहब के पिताजी से कि इतनी आपकी गांव में चलते हैं, कोई सर्विस ही ओपन करा दें। कहते हुआ क्या, बता तो सही। तो ये सारी बात बताते हैं, और इसके बाद चलते चलते बात हो रही होती है, तो ये कहते हैं वो तो भला हो रघु जी का कि जो साथ में आ रहे थे, तो उसकी वजह से सफ़र कब कट गया, रास्ता कब कट गया पता नहीं लगा। अब रामू काका इनकी तरफ बड़ी हैरानी से देखते हैं, वो कहते हैं किसकी बात कर रहा है? तो ये कहते हैं मैं बात कर रहा हूँ रघु जी की। कहते हैं रघु कौन? ओ गांव वाला, पिछले गांव वाला नाम लेते हैं। कहते हैं हाँ उसी गांव के बारे में बात कर रहे थे।
कहते वो तेरे साथ आया था? कहते हाँ। हंस के कहते हैं अरे वो नहीं तेरे साथ आया था, उसका प्रेत आया था। अब जैसे ये बात सुनते हैं इनके सारे शरीर में सिहरन दौड़ उठती है। प्रेत आया था? मैं समझा नहीं आप क्या बात कर रहे हो रघु काका, मैं समझा नहीं आप क्या बात कर रहे हो रामू काका। तो कहते हैं कि वो जिंदा नहीं है, वो मर चुका है, उसका प्रेत है। तो ये रामू काका को कहते हैं अरे क्या बात कर रहे हो, उन्होंने मुझे बीड़ी और माचिस दी थी, कहते हैं कि रास्ते कहाँ पे गई? अरे दी यही तो थी, कहीं मैं कहीं झुका भी नहीं हूँ, गिरी कहाँ पे? अब रामू काका उसकी तरफ देख के हंस रहे थे। वो कह रहे थे कि मैंने तुझे कहा है ना कि वो प्रेत है उसका। अब ये हैरान नहीं, अरे वो मेरे साथ बिल्कुल आराम से चलते हुए आ रहे थे। वो कहते हैं कि अरे अच्छा प्रेत है, नहीं किसी का कुछ करता, बल्कि तुझे रास्ता दिखाया। अरे वो हमारे बाबूजी को बड़े अच्छी तरीके से जानता है, इसलिए तुझे रास्ता दिखा दिया। और उसकी पिछले साल इसी रास्ते पे एक्सीडेंट से मौत हो गई थी, ऐसा ही टेम्पू था, पलट गया था, उसकी मौत हो गई थी। और जो बंदा नया आता है उसके साथ बैठ जाता है, किसी को पता भी नहीं लगता। अब ये जब ये बात सुनते हैं इनको बड़ी हैरानी होती है कि भाई ये मैं तब से भूत के साथ चल रहा हूँ, वो खुद भी कह रहा था कि भूत प्रेत होते हैं, मतलब कि वो मेरी मदद करना चाह रहा था, इसलिए तो मुझे उसने माचिस की डिब्बी दे दी, बीड़ी दी। खैर अब बीड़ी वगैरह तो मिल नहीं रही थी। अब वो रामू काका के साथ चलना शुरू कर देते हैं गाँव की ओर, जो कुछ 2 सवा 2 किलोमीटर के आसपास था। अब बात करते आ रहे हैं भाभी कैसी है, सब परिवार ठीक है, गांव के लोग कैसे हैं, आपका कैसा चल रहा है। धीरे धीरे इनको बात करते पता ही नहीं लगा कि ये कब रामू काका से आगे चल गए। कुछ देर तक तो इनको आवाज़ आती रही, लेकिन जब ये घर के द्वार के पास पहुंचे तो ये पीछे देखते हैं कि रामू काका है नहीं। इनको बड़ा अफसोस होता है, अरे भाई रामू काका पीछे तो नहीं छोड़ गए। अब ये जल्दी से फिर पीछे जाते हैं और अंधकार में देखते रहते हैं। रामू काका को धीरे धीरे आवाज़ लगाते थे कि गाँव में शोर ना फैले, लेकिन रामू काका नहीं कहीं नज़र नहीं आते। अब ये सोचते हैं कि कहीं रामू काका अपने घर चल दिए होंगे, कि भाई गांव की मुंडेर तक आ गया हूँ, तो उसके बाद फिर इनको होगा कि कोई घर का पता होगा, रात के समय में मैं क्यों जाऊँ। तो ये दोबारा से वापस जाते हैं और दरवाज़ा खटखटाते हैं। अब जो दरवाज़ा खटखटाते हैं, सामने दरवाज़ा खोल के बड़े खुश होते हैं, अरे भैया आ गया, इतना लेट कैसे हो गया, तुम्हारा फ़ोन भी नहीं लग रहा। तो ये सारी व्यथा बताते हैं कि ऐसा ऐसा बस 2 बार रास्ते में ख़राब हुई, दूसरी बार ख़राब होगी फिर तो उसने जवाब ही दे दिया, मैं फिर चल कर आया हूँ इतनी दूर। कहते इतनी दूर चल कर आया हूँ, इतनी दूर चल कर आया अकेले? कहते नहीं अकेले तो नहीं हूँ। तो कहते फिर कौन था साथ में? कहते आपको क्या बताऊँ कौन कौन था साथ में, कहते समझे नहीं। तो फिर ये बताते हैं रघु की बात कि भाई मैं तो एक आदमी के साथ आया जो मेरे सीट पर बैठा था, सीट के पास ही बस में बैठा था। वो जब सारा रास्ता आया मुझे बाद में पता लगा कि वो तो प्रेत है। अब जब ये बात सुनते हैं कहते हैं रघु वो गाँव के? हाँ। अरे हाँ वो तो पिछले साल कब मर चुका है, लेकिन तुझे कैसे पता लगा वो प्रेत है? तो ये कहते हैं रामू काका ने बताया। कहते हैं रामू काका ने बताया? कहते हैं हाँ। रामू काका तुझे कहाँ मिले? ये कहते हैं वो ऐसे बरगद के पेड़ के पास बैठे हुए थे। कहते कहाँ पे? कहते पता नहीं, अब मैं चलता चलता आगे आ रहा था, पीछे देखा पीछे गायब। अब ये थोड़ी हैरानी से देखते हैं क्या हुआ, आपने नहीं भेजा था रामू काका? तो ये कहते हैं हम क्यों भेजेंगे, हम तो बस यही इंतजार में थे कि बस कई बार लेट हो जाती है, सवारियां ढोने के लालच में कई बार वैसे ही लेट हो जाती है, हम तो बस यही इंतजार कर रहे थे, हमने तो रामू काका को भेज ही नहीं सकते, भेजा नहीं, भेज ही नहीं सकते। तो कहते हैं क्यों? कहते हैं बेटा रामू काका की 6 महीने पहले मौत हो चुकी है। अब जब ये सुनते हैं तो इनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, रामू काका भी? तो फिर जो मुझे वहां से लेकर आ रहा था वो भी रामू काका का प्रेत था? यानी कि ये 4-5 किलोमीटर का सफर प्रेतों के साथ तय करके आए थे, प्रेतों ने उनको रास्ता दिखाया सही तरीके से और मौका आने पर गायब हो गए। जब ये बात सुनते हैं तो इनको तो बुखार हो जाता है बहुत तेज, क्योंकि जब चीज़ साथ में हो, उसका पता ना हो और उसके बाद में सच्चाई का पता लगे कि रामू काका जिनको ये बहुत प्यार करते थे वो भी अब दुनिया में नहीं और उनका प्रेत उनको घर तक छोड़कर गया है, तो ये तो भाई बड़ी मुश्किल इनकी हालत हो जाती है। और जो 2-3 दिन वहाँ पर रहते हैं बीमार ही रहते हैं, फिर स्पेशल गाड़ी से इनको छोड़कर आया जाता है भाभी के साथ। तो ऐसा भी हो जाता है।
कुछ प्रेत जो होते हैं ज़रूरी नहीं होता कि वो तंग ही करते हैं, परेशान भी करते हैं, मरने के बाद भी अपनी ईमानदारी, अपने वफादारी को निभाते हैं। जिनके बारे में जानते हैं उनका साथ देते हैं। ये किस्सा इसी बात की गवाही देता है। और वहीं दूसरी ओर जो पहला किस्सा था वो भी इस बात की गवाही देता है कि मरने के बाद भी वो अपनी खास क्लैन से, खास जगह से दुश्मनी नहीं भूलते। वो उन जगह से संबंध रखने वाले लोगों को नहीं छोड़ते हैं। दोनों किस्से अलग, एक जैसे हैं लेकिन काफ़ी अलग अलग हैं अगर इनके बारे में सोचा जाए। और साथ के साथ ही अगर आप भी चाहते हैं कि आप कुछ अच्छा सा किस्सा मुझे भेजें, तो जो ये आपको व्हाट्सअप नंबर, ईमेल आईडी, इंस्टा आईडी नज़र आ रही है, आप चाहें तो यहाँ पर आकर मुझे भेज सकते हैं अपने किस्से, रिकॉर्डेड फॉर्म में, रिटन फॉर्म में, और अगर बहुत ज़रूरी हो तो फ़ोन कॉल भी की जा सकती है व्हाट्सएप पर, इसी नंबर पर। साथ के साथ ही कल होगा मेंबर्स ओनली का एक और एपिसोड लॉन्च, और अगर आप चाहते हैं ज्वाइन करना तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक अभी मुझे रिसेंटली कमेंट आएगा, भाई ज्वाइन करना चाहता हूँ, ज्वाइन नहीं हो पा रहा। अगर आप इंडिया में रहते हो तो काफ़ी आसान है, ज्वाइन का बटन प्रेस करेंगे, वहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर मात्र 29 रुपये से शुरू हो जाता है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ के साथ एक सुजेशन भी है जो आपसे मैं चाहता हूँ कि 10,000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, क्यों ना संडे नाइट को एक लाइव सेशन करें। चाहते हैं तो ज़रूर आप बताइए कि हाँ लाइव सेशन होना चाहिए, और मेंबरशिप के बारे में ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि जो कल का एपिसोड होगा वो सच में बड़ा भयानक है। अपलोड हो चुका है, स्केड्यूल हुआ है, वो आपको मिलेगा कल देखने को। इसके अलावा जो कल का एपिसोड था जो रिगार्डिंग ट्रांसजेंडर था, कुछ ऐसे कमेंट्स आए, बड़े बचकाना से कमेंट्स आए। नफ़रत पता नहीं कहाँ तक लोगों में फैल चुकी है। मुझे इस बात की हैरानी होती है कि लोगों ने भाषाएं भी नहीं छोड़ी। ऐसी मेंटालिटी से परमात्मा मुझे दूर रखे। और इसी के साथ आज का एपिसोड ख़त्म करते हैं, लेकिन इससे पहले एक और अनाउंसमेंट, ये कह सकते हैं कि एक बिहार की भूखी डायन का मैंने एक एपिसोड किया था। अभी मुझे बड़े कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई पार्ट टू। देखिए, उसका पार्ट 2 नहीं आ रहा तो उसकी भी कोई वजह है, क्योंकि उसका पार्ट 2 डायरेक्टली लिंक है एक ऐसे एपिसोड से जो भी जल्दी आने वाला है। जब तक वो एपिसोड नहीं आएगा तब तक वो पार्ट 2 नहीं आ सकता। और वो जो एपिसोड है, मुझे उसके अभी डिटेल्स अभी पूरी नहीं मिली, तो मैं उन डिटेल्स की जो सारी वेट कर रहा हूँ। जैसे ही मुझे वो डिटेल्स पूरी मिलेंगी उसके बाद ही मैं पार्ट 2 उसका लेकर आ पाऊँगा। और कुछ उसमें ऐसी चीज़ें हैं जिनमें मुझे अपने चैनल को थोड़ा सा पुश करना होगा उसमें, तो वो भी आपको देखने में मिलेंगी, इसलिए कुछ डिले हो रहा है, लेकिन बहुत जल्दी वो आपके सामने हाजिर होगा पार्ट 2, और होगा बड़ा ज़बरदस्त। ये मेरा आपसे वादा है। वो कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है। जहाँ आपने इतनी देर सब्र कर लिया तो कुछ देर और सब्र कर लीजिएगा। खैर, शायद कमेंट्स वगैरह कुछ रीड करने का पहले मन था, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि वो ऐसे कमेंट्स मुझे नहीं लगता कि वर्थ इट है उनको आपकी भाषा में कि भाई ऐसे लोगों को इग्नोर किया करो, तो मैं इग्नोर करूँगा। हाँ, कुछ जो ऐसे हैं भाई जो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करते हैं, क्रिएटिव क्रिटिसिज्म करते हैं, जैसे कहते हैं कि भाई आपकी वीडियो की क्वालिटी, जैसे कि भाई कहते हैं भाई वो आप एक बार अपनी तरफ से भी देखिए कि आपकी जो यूट्यूब है उसमें एडवांस में जाके आप वीडियो क्वालिटी को हाई कीजिए, क्योंकि मेरी जो वीडियो क्वालिटी होती है 1080p होती है, जो कि HD स्टैंडर्ड HD फॉर्मेट है, फुल HD फॉर्मेट है सॉरी, तो आप एक बार उसको देख लीजिएगा। खैर, आज का एपिसोड ख़त्म करते हैं, जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड में नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।